नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके मुझे काफ़ी मैसेज मिले कि मैं लेह लद्दाख पे वीडियो बनाऊं, तो आज हम लेह लद्दाख पे वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ से रवाना होना चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए, वो आपको बुलेट से जाना चाहिए या फिर आप बाई कार से जा सकते हैं, आपका कितना दिन का टूर रहेगा, वह आपका इसमें खर्चा कितना आएगा। इसके अलावा भी हम आपको सभी प्रकार की जानकारी देंगे, जैसे आपके पास बुलेट नहीं है तो आप बुलेट कहाँ से ले सकते हैं और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वह आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लद्दाख साल में सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए ही खुलता है, जो कि लगभग 15 मई से खुलना स्टार्ट होता है। कभी कभी स्नोफॉल के कारण या बारिश के कारण ये डेट ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब हम जानते हैं कि इन 5-6 महीनों में से भी कौन सा महीना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा जिसमें हम घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सूटेबल महीना जून व जुलाई का रहेगा, क्योंकि जुलाई के बाद बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। वह लैंडस्केप जैसी समस्याएं भी हमें वहाँ काफ़ी देखने को मिलती है। वह बात करें मानसून के बाद की, तो मानसून के बाद में वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट मंथ जून व जुलाई का ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें रूट कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास लद्दाख जाने के लिए 2 रूट हैं, जिसमें पहला रूट है आप मनाली से होते हुए स्पीति बाईपास से डायरेक्ट लद्दाख जा सकते हैं। वहीं यदि दूसरे रूट की बात करें तो आप श्रीनगर से होते हुए कारगिल से भी लद्दाख जा सकते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा रूट सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों रूटों से ही लेह लद्दाख जाने की दूरी लगभग बराबर है, जिसमें आपको बस 30 से 40 किलोमीटर का फ़र्क देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपको विकल्प कौन सा चूज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप दोनों विकल्प चूज़ कर सकते हैं। हम आपको दोनों विकल्प के बारे में बताएंगे। यदि आप बुलेट से जाना चाहते हैं तो आपका टूर कम से कम 10 दिन का रहेगा, और वहीं यदि आप पैकेज से या फिर कार से जाना चाहते हैं तो आपका टूर 8 दिन का रहेगा। अब हम पहले जान लेते हैं कि यदि हम बुलेट से जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास खुद की बुलेट है तो आप भारत के किसी भी कोने से यहाँ आ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात यह करते हैं कि अगर आपके पास बुलेट नहीं है तो आप चाहे मनाली से या फिर श्रीनगर से, दोनों जगह से बुलेट रेंट पे ले सकते हैं, जिसका किराया समथिंग 1000 या 1200 रुपये के आसपास पर डे का पड़ेगा। और यदि आप हिमालयन बुलेट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर रेंट पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसका रेंट लगभग 1600 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो अब यदि हम बुलेट से जाना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ज़रूरी सामान है आपके लिए पेट्रोल। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 से 10 लीटर का एक पेट्रोल का टैंक आपके साथ रखना ही होगा, क्योंकि इस रूट पे आपको पेट्रोल पंप बहुत ही कम मिलेंगे और आपको पता ही है कि बुलेट कितना एवरेज देती है। तो सबसे पहले एक पेट्रोल की एक 5 से 10 लीटर की कैन आपके पास रख लें। दूसरी चीज़, आपके पास हेलमेट होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना हेलमेट के बाइक राइड मत करिए, क्योंकि रात के समय बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं और साथ ही साथ वहाँ आपको नदी पार करनी पड़ेगी, बड़े बड़े पुलिया पार करने पड़ेंगे। ध्यान रहेगी आपकी बाइक ट्यूबलेस टायर वाली होनी चाहिए। वह अपने साथ एक जरूरी टूल किट हमेशा साथ रखें, ताकि आपकी बाइक पंचर भी हो जाए तो आप उसको मरम्मत कर सकें। साथ ही आप एक वाटरप्रूफ बैग जरूर रखिएगा, क्योंकि लद्दाख में बेमौसम बरसात आती रहती है। और साथ ही एक रेनकोट ले जाना ना भूलें। अब जैसे जैसे आप लेह लद्दाख की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको सर्दी का एहसास होने लगेगा, तो आप साथ में विंटर क्लॉथ जरूर लेके जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि आप 8 से 10 दिन का ट्रिप बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पोस्टपेड सिम रख लें, क्योंकि प्रीपेड सिम वहाँ पर काम नहीं आती है, जिससे आप अपने परिवार वालों से व दोस्तों से कंटिन्यू संपर्क में रहें। अब यदि हम रूट की बात करें तो दोस्तों, श्रीनगर वाले रूट से आपको ज़्यादा खराब रास्ते देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ की रोडें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसमें आपको ज़्यादा कट भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परमिट। जी हाँ, परमिट। आपको वहाँ घूमने के लिए एक परमिट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको परमिट मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, परमिट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो जो वेबसाइट है जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उससे डायरेक्ट जाकर वहाँ से परमिट निकलवा सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 800 से 850 रुपये पड़ता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ डीएम ऑफिस जाकर लेह लद्दाख में वहाँ से भी परमिट निकलवा सकते हैं, या फिर किसी कैफ़े वाले से या किसी होटल के आसपास ई मित्र वाले से भी परमिट निकलवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो लेह लद्दाख जा रहे हैं, पर हमें श्रीनगर से जाएँ या फिर मनाली से, वहाँ भी परमिट की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप श्रीनगर से या मनाली किसी भी रूट से जाएँ, आपको रास्ते में किसी प्रकार की कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ लेह लद्दाख में ही परमिट की जरूरत पड़ेगी, वो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। और मेरी राय तो ये है कि आप ऑनलाइन ही निकलवा लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा वहाँ घूमना ना पड़े। तो दोस्तों, ये तो बात होगी 2 व्हीलर की। अब हम 4 व्हीलर की बात करते हैं कि हमें खुद की गाड़ी है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वह यदि हम पैकेज के थ्रू गाड़ी से जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सजेशन तो मेरा आपके लिए ये है कि आप वहाँ जाएँ तो कोई छोटी गाड़ी लेके ना जाएँ, क्योंकि छोटी गाड़ी में वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर वगैरह, नदी वगैरह पार करनी पड़ती है, तो नीचे से टच हो जाती है। और उसमें पावर की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छी गाड़ी लेके जाएं जो हैवी हो और ऑफ रोडिंग के काम आए,
जिससे आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरी राय में आप या तो थार ले जाइए या स्कॉर्पियो ले जाइए या इको स्पोर्ट्स, इनमें से किसी अच्छी गाड़ी को ले लीजिए। अब यदि परमिट की बात करें तो इसमें भी वही 2 व्हीलर वाला सीन रहता है। आपको परमिट की आवश्यकता 4 व्हीलर में भी पड़ेगी, जो कि आप ऑनलाइन साइट से ले सकते हैं। वह आपको 2 व्हीलर की तरह ही यहाँ पर भी मनाली व कारगिल से जाते हुए परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेह में ही पड़ेगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप मनाली से या श्रीनगर से गाड़ी हायर कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बात का फिर ध्यान रखना चाहिए, यदि आप मनाली से या श्रीनगर से गाड़ी हायर करते हैं तो वो आपको पूरा टूर नहीं घुमाएगी, वह आपको लेह लद्दाख तक ले जाके छोड़ देगी, आपको साइट सीन वगैरह नहीं करवाएगी। इसका कारण यह है कि वहाँ की जो टैक्सी यूनियन है वो किसी भी बाहर से आने वाली टैक्सी को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि लद्दाख 5 या 6 महीने ही खुला रहता है, तो वह किसी भी अन्य राज्य की गाड़ियों को यहाँ अपने लेह लद्दाख में घूमने की परमिशन नहीं देती है। वह यहाँ पर सिर्फ लोकल गाड़ियों को ही घूमने की परमिशन देती है। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम बुलेट हायर करेंगे तो वो भी टैक्सी नंबर की ही रहेगी, तो हाँ दोस्तों, बुलेट को भी वहाँ घूमने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। आप वहाँ बुलेट को होटल में पार्क कर सकते हैं। होटल में बुलेट पार्क करने के बाद वहाँ से आपको वहाँ की कोई टैक्सी हायर करनी ही पड़ेगी, जो आपका 2 या 3 हज़ार रुपये के आसपास चार्ज लेते हैं। ये चार्ज एकदम वाजिब है। वह इस चार्ज में आपको सारे साइट सीन घुमा दिए जाएंगे, वह आपको वापस होटल ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें 8 व 10 दिन के इस टूर में कहाँ स्टे लेना चाहिए, हमें कितना किलोमीटर कंटिन्यू चलना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ही सजेशन है कि आप जहाँ से भी ट्रैवल स्टार्ट करते हैं वहाँ से 2 दिन के अंदर अंदर आप लेह पहुँच जाइए। जैसा कि अपने को पता है कि मनाली से या श्रीनगर से आते हुए लेह की दूरी 400 किलोमीटर या 450 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप 200 किलोमीटर चलने के बाद 1 दिन का स्टे ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब जब आप 8 या 10 दिन के लिए बाहर हैं तो आपको बार बार रुकने की व्यवस्था व खाने की व्यवस्था व सभी प्रकार की व्यवस्था की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको रुकने के लिए होटल सही रहेगा या टेंट सही रहेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेंट की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, जहाँ आप बॉनफायर कर सकते हैं। अब ध्यान रहे, टेंट आपको हमेशा होटल से महंगा मिलेगा। अगर आप टेंट में रुकना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन की कॉस्ट यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 रुपये के आसपास पड़ेगी। वहीं यदि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आप 1500 से 2000 रुपये के बीच में 2 या 3 आदमी एक होटल में स्टे कर सकते हैं। यहाँ के टेंट इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि वो आपको एक नेचुरल जगह पर रुकाएंगे, वह आपको सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे अवेलेबल करवाएंगे। होटल व टेंट की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं खाने की। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ मान के चलिए कि आपको 1 दिन का सुबह का नाश्ता खाना टोटल कॉस्ट आपको 1000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खाना महंगा होने का कारण ये है कि ये होटलें केवल 5 या 6 महीने के लिए ही खुली रहती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमें 2 दिन में लेह पहुँचने के बाद क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों लेह पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर होटल और खाने की क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेह लद्दाख में आपको होटल 800 रुपये स्टार्टिंग से मिल जाएगा, जिसमें आप 2 या 3 दिन आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 स्टार व 3 स्टार होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, जिनकी कॉस्ट आपको 4000 से 5000 रुपये के आसपास पड़ती है। अब बात कर लेते हैं खाने की। तो दोस्तों यहाँ भी खाने का सिस्टम वही रहेगा, आपको 150 से 200 रुपये के बीच में थाली सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको लेह में कितना दिन रुकना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको लेह में कम से कम 3 या 4 दिन रुकना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें 2-3 दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहले दिन हमें लेह की जितनी भी लोकल साइट सीन है वो हमें वहाँ की टैक्सी द्वारा करवा दी जाएगी, जिसमें आप वहाँ के सारे अच्छे अच्छे विजिट प्लेस देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अपना होटल में स्टे लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। तो दोस्तों दूसरे दिन हमें जाना है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जाने के लिए पहले तो हमें परमिट की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अलग से एक परमिट लेना पड़ेगा। वो आप किसी भी टैक्सी वाले से, यदि आप टैक्सी के साथ जा रहे हैं तो आपको परमिट निकलवा के दे देंगे, या फिर आप डीएम ऑफिस से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी लोकल एजेंट से परमिट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको परमिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पेंगोंग लेक एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप अच्छे व्लॉग बना सकते हैं, वह आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा वहाँ देखने को मिलेगा। पेंगोंग लेक घूमने के बाद हमारा तीसरा दिन रहेगा नुब्रा वैली का। नुब्रा वैली भी पेंगोंग लेक की तरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ नेचर के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर उससे भी ज़्यादा प्यारा है, तो आपको ये जगह भी बहुत अच्छी लगेगी। पर यहाँ पर आपको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट आ सकते हैं, यहाँ आपको किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप कुछ और जगह भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप गूगल पे देख सकते हैं, जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ 1 दिन स्टे और करके वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं हम खर्चे की, कि हमें बाई कार से कितना खर्चा होगा और यदि हम बुलेट से आते हैं तो कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों यदि आप बुलेट लेके आ रहे हैं तो मान के चलिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये लगेंगे। 20,000 रुपये के अंदर आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे खाने का, होटल का और बाकी सब कुछ साइड सीन वगैरह, आपका परमिट का सब कुछ 20,000 के अंदर अंदर हो जाएगा।
वहीं यदि हम बात करें कार की, तो कार में यदि हम 3 या 4 जने आते हैं तो उसमें हमारा पर हेड का खर्चा 12 से लेकर 15,000 रुपये के आसपास पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच जाता है। तो एक ही कार में हम 3 या 4 जने रहेंगे तो उनका खर्चा भी हमारे लिए बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप कार से भी नहीं आ रहे हैं और आप बुलेट से भी नहीं आ रहे हैं, आपको पैकेज चाहिए। तो दोस्तों पैकेज यहाँ पर आपको पड़ेगा कम से कम 25 से 30,000 रुपये के आसपास, जिसमें वो आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, सारा होटल का चार्ज, सारे खाने के पैसे वो खुद इसमें इंक्लूड करके देंगे। अब अगर आप मेरी राय से आना चाहते हैं तो आप बाई कार आइए, वो आपके लिए काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसमें 3 या 4 जने आ सकते हैं और आपस में आप बातें करते करते बोर भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा लद्दाख का टूर। कैसा लगा, और भी किसी प्रकार की कोई समस्या आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आगे वाली वीडियो आपको किस टूर पे बनाना है उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए।